लोगों को, जो लोग अभी 2 दिन पहले, कल, 15 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जो लोग अभी नए हैं और स्पेशली वो लोग जो अभी फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो आज उन लोगों से बात करने का मन हुआ क्योंकि लोगों को ये लोग आ तो जाते हैं हमारे बिजनेस में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये क्या काम है, ये इसको क्यों करना है, ये इंडस्ट्री क्या है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ये कब आई, ये कैसे चलती है, ये क्या है। पिछले 15 साल से मैंने इस काम को किया भी, जिया भी, सिर्फ यही काम किया, इसकी स्टडी की, इसको समझने की कोशिश की, ऑल ओवर द वर्ल्ड समझने की कोशिश की कि ये इंडस्ट्री में क्या होता आया है, कब से होता आया है और आने वाले टाइम में क्या होगा। तो मेरे पिछले 15 साल इसी को समझने में गए और अपनी छोटी सी बुद्धि से जो कुछ थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ, आज उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। और आज मैं मुखातिब हूँ नए लोगों से, जो स्पेशली पहली बार फर्स्ट टाइम फ्रेशर हैं, जो इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने कभी किसी कंपनी को कभी ज्वाइन नहीं किया, किसी सिस्टम को देखा नहीं, जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए। तो मैं शुरू करता हूँ जी। डायरेक्ट सेलिंग, देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो वर्ड है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ करता था। सबसे पहले जो वर्ड लोगों के सामने आया था, दैट वाज मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग की परिभाषा अगर आप समझना चाहेंगे तो अपने आप में एक अंग्रेजी का शब्द है और आपको ये समझाता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मींस ऐसी मार्केटिंग जो मल्टी लेवल्स पे होती है। मल्टी लेवल्स को आप यूं समझिए कि नॉर्मली जो मार्केटिंग बिजनेस है या जो मार्केटिंग की कहानी है, आपने देखा होगा कि हर बड़ा बड़ा ब्रांड, हर बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई एक शख्स या कोई एडवर्टीजमेंट कोई किसी से करवा रहा है, तो ऐसे काम होता है। लेकिन इसका नाम हुआ मल्टी लेवल मार्केटिंग, मींस जो मार्केटिंग मल्टी लेवल्स पे की गई, कई लेवल्स पे की गई। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि टेक्निकली जब आप बिजनेस प्लान को समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि जैसे एक शख्स ने ज्वाइन किया और उसने अपने साथ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो उसका फर्स्ट लेवल होता है। उसके बाद वो जब वो 2 लोग अपने 2-2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं या अपना इंसेंटिव क्रिएट करते हैं, तो वो उनका पहला लेवल होता है और उस शख्स का दूसरा लेवल होता है। तो ऐसे करके ये बहुत ज्यादा डेप्थ तक ये वाला मॉडल लोगों को पैसा देता है, इसलिए इसे बोला गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन ये बात उन दिनों की है जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई। अब ये इंडस्ट्री कब शुरू हुई? इंडस्ट्री शुरू हुई जो डेट लोगों के सामने है, जो औपचारिक डेट है, दैट इज 1925 टू 35। लेकिन 1925 से 1935 तक एक कंपनी थी जो कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाती थी और वो इसको सीधे तौर पे, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, उस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे। तो उसके बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने सोचा कि यार अकेला व्यक्ति जाता है और प्रोडक्ट बेचता है और उसको उसकी कमीशन मिलती है और बात खत्म हो जाती है। तो किसी के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जाए कि हम जिसको बेच रहे हैं उसके पास भी अधिकार हो, उसके पास भी राइट हो आगे किसी को बेचने का, और ये राइट हर उस आदमी के पास हो जो कस्टमर बने। मींस कि कस्टमर के पास राइट आ जाए डिस्ट्रीब्यूटर भी बनने का। ऐसा उस टाइम से पहले कभी हुआ नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। अभी मैंने बात की 1925, 1930, 1935 की, लेकिन अभी रिसेंटली मैं कुछ स्टडी कर रहा था तो मेरे सामने एक हिला देने वाला एक फैक्ट आया। हालांकि वो औपचारिक नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ने क्लेम किया है कि वो 1800 सेंचुरी मींस 1875 1880 के आसपास उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब है, हमें मोटी मोटी बात समझनी है, मुद्दा समझना है, और मुद्दा ये है कि ये इंडस्ट्री को लगभग कम से कम 100 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो जिस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है किसी ने कल शुरू की थी, 2-4 साल पहले शुरू की थी, इसको 100 साल हो चुके हैं। अब जब ये एक बहुत बड़ी कंट्री में, बहुत बड़ी कंट्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इकोनॉमी वाइज वो बहुत बड़े हैं, तो वहां पर अमेरिका में शुरुआत हुई इस मॉडल की। तो अब शुरुआत तो हो गई, किसी ने सजेशन की कि यार ऐसे किया जाए कि कस्टमर को ही अपॉर्चुनिटी दी जाए डिस्ट्रीब्यूटर बनने की, कस्टमर एक बिजनेसमैन भी बन सके, कस्टमर एक बिजनेस वुमेन भी बन सके। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, कस्टमर होता है, बिजनेसमैन होता है।
तो आइडिया क्योंकि नया था और रेवोल्यूशनरी आइडिया था तो अच्छा लगा। तो इसको जब प्रैक्टिस में लाया गया, इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू की कि हाँ सही है, इस तरीके से हम कमीशन बांटना शुरू करते हैं। अब जब कमीशन बांटनी शुरू हुई तो 10, 15, 20 साल हुए। देखिए कोई भी चीज जब नई होती है मार्केट में तो उसको तब समझा नहीं जाता है, क्योंकि नई नई चीजें कहाँ समझ में आती हैं। जब एलोन मस्क ने ये बोला था कि मैं रॉकेट बनाऊंगा तो लोगों को कहाँ समझ में आई थी, तो नहीं समझ में आई थी। ऐसे ही जब ये इंडस्ट्री चली, कुछ लोगों को पैसा बटना शुरू हुआ, लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, तो कुछ लोग उठकर कोर्ट में चले गए कि भाई साहब ये क्या मॉडल हुआ भला, ये ऐसे कैसे है, ये पैसे दे सकते हैं, ये तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, ये तो कोई बिजनेस का मॉडल नहीं है, ये तो स्कैम है। तो ऐसे करके फिर इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा, मजाक झेलना पड़ा, फिर विरोध झेलना पड़ा। तो ठीक है, फिर कुछ कंपनी जो उस समय चल रही थी, बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने कोर्ट में फाइट लड़ी और उन्होंने ये प्रूव किया कि ये बिजनेस मॉडल है, ये एक सही बिजनेस मॉडल है, इसमें किसी को लूटा नहीं जाता, किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हर उस आम इंसान के लिए जो बिजनेस करना जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो कोर्ट में फाइट लड़ी गई, तो फिर वहां के कोर्ट में ये इंडस्ट्री को पास किया, फिर पार्लियामेंट में पास हुआ, और ऐसे कर करके एक फाइट जीत ली गई कि यस दिस इज अ लीगल मॉडल। मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से इसको जाना जाता था। फिर थोड़ी थोड़ी दुनिया और मॉडर्न हुई, कंट्रीज ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, क्योंकि अब यहाँ से शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब बात थी कि इस मॉडल को पॉपुलर करने की। तो फिर बहुत सारी कंपनीज इसमें उतरी और बहुत सारे लोगों को समझ में आया यस। और उस समय 1950-1960 में ये पॉपुलर होनी शुरू हुई इंडस्ट्री। पॉपुलर क्यों होनी शुरू हुई? क्योंकि उस समय कुछ बड़े बड़े जायंट्स, जो आज के बड़े जायंट्स हैं, जायंट्स किस मामले में, मैं लीडरशिप के मामले में बात कर रहा हूँ, कुछ लोग उस समय इस इंडस्ट्री में उतरे। 1950, 1960, 1970 उस समय कुछ कंपनीज ओपन हुई और वो कंपनीज आज तक मार्केट में चल रही हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया। हम उन कंपनीज के बहुत आभारी हैं, क्योंकि वो कंपनीज अगर ना होती, रास्ता ना दिखाती, तो शायद इंडिया में भी ये इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश ना हो पाती। तो बड़े बड़े कुछ लीडर्स उसमें आए। बड़े लीडर वो बाद में बने, पहले तो नॉर्मल इंसान थे, एक ट्रक ड्राइवर, वो एक इस बिजनेस में आया, एक ऐसा इंसान जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बिल्कुल मिडिल क्लास इंसान था, वो आया। लेकिन आज की डेट में अगर उनके बारे में हम सोचेंगे, तो पता करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि कितनी कमीशन उन लोगों ने यहाँ से जनरेट की, उसका भी अंदाजा नहीं। खैर, तो 1990s आते हुए, लेट 90s आते हुए, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बहुत सारे कंट्रीज में फ्लरिश हुई, एक्सपेंड हुई, बहुत सारे कंट्रीज में गई। और 1990-2000 आते आते इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था वो बहुत बड़ा होना शुरू हो गया था। मैं हमेशा बताता हूँ कि 1990 और 2000 के आसपास जो एक कंपनी है टोयोटा, जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके इंडिया में भी बहुत गाड़ियां बिकती हैं, टोयोटा के बाद एक कंपनी थी जिसका टर्नओवर दूसरे नंबर पे था। तो यानी कि 1990-2000 में वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा कारोबार करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक इंडिया में ये इंडस्ट्री नहीं पहुंची थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया डेवलपिंग है, अभी भी स्टिल डेवलपिंग है। तो चीजें जो पहले दूसरी कंट्रीज में हो जाती हैं, वो बहुत बाद में इंडिया में पहले आती थी। चलो आज तो हमने बहुत तरक्की कर ली, आज फास्ट हो गया चीजें। तो लगभग लेट 90s में इंडिया में एंटर हुई ये इंडस्ट्री, 95, 96, 97। अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली है कि आपको कुछ पुराने लीडर्स मिलेंगे इंडिया में। पुराने का मतलब जो थोड़े से, जिनकी एज ज्यादा है, जिनका तजुर्बा ज्यादा है, 70-80 साल 85 साल वाले लोग, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि हम तो इस इंडस्ट्री में 80s में आ गए थे, हम इंडिया में 80s में इस इंडस्ट्री में आ गए थे। यहां पर बात समझने वाली है कि वो जो बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो ये धारणा ये वर्ल्ड वाइड ऐसी होती है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में खास तौर से ऐसा होता है कि जब भी कोई नया काम या जब भी कोई नई इंडस्ट्री आई, तो लोगों ने उसको एडॉप्ट किया, उसकी शक्ल को बदला, उसकी शक्ल को चेंज किया, अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से उसमें छेड़खानी करी और अपने मतलब की चीज निकाली, नाम उसको वो दे दिया जो वो चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि 1980s में जिन लोगों ने जो ये कहते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, उन्होंने इसका मॉडल यूज किया। यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का एक मॉडल है,
तभी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग और बाद में चल के डायरेक्ट सेलिंग हुआ, क्योंकि बाद में सरकार ने, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज ने समझा कि एक मॉडल है जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, लेकिन उसका यूज सही तरीके से भी किया जा सकता है और उसका यूज गलत तरीके से भी किया जा सकता है। तो इंडिया में सही डायरेक्ट सेलिंग आने से पहले इसका बहुत मिस यूज हुआ। और वो मिस यूज कैसे हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल उठा लिया गया। मॉडल क्या होता है कि एक व्यक्ति 2 लोगों को स्पॉन्सर करेगा या 10 लोगों को करेगा, मतलब 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40, लोगों से लोग, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन बोलते हैं। मॉडल उठाया गया, लेकिन मॉडल में जो प्रोडक्ट फिट करना था, वो प्रोडक्ट कौन सा फिट किया गया, जो कि प्रोडक्ट लीगल नहीं थे, एथिकल नहीं थे, लोगों के यूज के नहीं थे। सबसे पहले तो इसमें पैसे को प्रोडक्ट बनाया गया, मनी को प्रोडक्ट बनाया गया, पैसा डबल करने के झांसे दिए गए, पैसा डबल करने की चीजें सिखाई गई कि अच्छा आप 10,000 दो तो 2 व्यक्ति भी 10-10 हजार देंगे, फिर आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले ये हुआ, आरडीज एफडीज का जमाना आया कि आप हर महीने इतने पैसे जमा करवाते रहे, 5 साल जमा करवाएं तो उसके बाद ये मिलेगा, और उसके ऊपर लोगों को कमीशन मिली। सबसे पहले तो ये हुआ, लेकिन फिर जब लोगों को समझ में आया, सरकार ने कुछ एक्शंस लिए, लोगों को पकड़ा, कंपनीज बंद हुई, तो फिर जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी में और स्कैम में थोड़ा ही फर्क होता है सर। अपॉर्चुनिटी में और स्कैम में थोड़ा ही फर्क होता है। और जितने ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, ये स्मार्ट लोग होते हैं, वो भोले भाले लोगों को स्कैम पेश करते हैं, स्कैम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का नाम लेकर। जैसे आज की डेट में आपने मार्केट में देखा होगा कि आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं। कौन सी कंपनीज? जो करेंसी के ऊपर बात करती हैं, जो कहती हैं अब ये वाली करेंसी चलेगी, वो वाली करेंसी नहीं चलेगी, और वो ये बोलते हैं कि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप समय से पीछे रह जाएंगे। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी में और स्कैम में एक बहुत छोटा सा फर्क है, जो कि आम इंसान को नहीं पता होता, जो कि भोले वाले इंसान को नहीं पता होता। और ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी का नाम लेकर स्कैम को प्रेजेंट कर देते हैं, जो इंडिया में हुआ। इंडिया में पहले पैसे को प्रोडक्ट बनाया गया, और फिर जब उनको समझ में आया कि ये तो गलत काम है, ऐसे तो उठाकर सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, तो फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे सिर्फ एक ऐसी चीज देनी शुरू की जिसका कोई यूज नहीं, जिसकी कोई वर्थ नहीं, जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर पाता जितना पैसा आप दे रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज होने शुरू हुए, जिसे हम नाम के लिए प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कहते थे, एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग थी। देखिए, एक होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग मॉडल यूज करते हैं, हालांकि डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता। तो एक होता है इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान्स, एक होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान्स, और एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड प्लान्स। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान बहुत चले, आज भी चल रहे हैं। और उसके बाद जो जमाना आया, ये जो अर्ली 2000 का जमाना था, 2000 का जमाना, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008 तक बहुत सारी कंपनीज ने कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लान चलाए, जिसका मतलब ये होता था कि प्रोडक्ट वर्थ का नहीं होगा, प्रोडक्ट यूज का नहीं होगा, बिना मतलब के आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, और ऐसे ही आपको कुछ भी पकड़ा दिया जाएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चीजें रिफाइन होती चली गई। जैसे मैंने बोला कि मुझे 15 साल हो गए, हम उस समय जब लोगों को समझाते थे कि ये इंडस्ट्री लीगल होगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। मेरे से जितने सीनियर लोग हैं यहाँ पर बैठे होंगे, उन्होंने मेरे से भी ज्यादा ऑब्जेक्शन देखा होगा। वो तो उन्होंने तो मेरे से भी पहले का जमाना देखा, मेरे से पुराने जो लोग हैं, तो उन्होंने और ज्यादा ऑब्जेक्शन और ज्यादा रिजेक्शन सही होगी। क्योंकि जब मैंने ही सही हम लोगों को जाकर बोला करते थे कि ये लीगल होगा, देखना सरकार लीगल कर देगी, ये पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। उस समय कौन सी डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा चल रही थी? उस समय कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा चल रही थी। तो कहने का मतलब है कि स्कैम करने के लिए बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई। हालांकि स्कैम तो वर्ल्ड वाइड होता रहा, आज भी हो रहा है, ये हमें पता नहीं था। और ये जितनी भी कंपनीज आती हैं, ये जितने भी प्लान्स आते हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी का नाम लेते हैं। वो आपको कहते हैं कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। अब यहाँ पर हमारा समझने का फर्ज बनता है। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अज्ञानता है। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हमारी रिसर्च नहीं होती, हमें पता नहीं होता। तो हमें लगता है कि यार अच्छा, वो वहां सुना था उस कंपनी को, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रही थी और ये बहुत अच्छा पैसे वाला प्लान लेकर आया, तो ये भी सेम काम है। सेम काम नहीं है सर।
मॉडल यूज किया जा रहा है लोगों को पागल बनाने के लिए। एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो आप समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग का पहला नियम, पहला सिद्धांत है कि वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आती है, डायरेक्ट सेलिंग की श्रेणी में, जिसके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट हो। पहली बात, एक फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब है वो प्रोडक्ट जिसको आप छू सके, टच कर सके, देख सके। अब उस फिजिकल प्रोडक्ट में वो जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है, फिर उसका प्राइस देखा जाता है कि क्या वो ओवर प्राइस प्रोडक्ट तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई 10,000 रुपए रेट रख दिया या 15,000 रुपए रेट रख दिया। फिर वो देखा जा रहा है कि क्या वो यूज का प्रोडक्ट है, क्या वो लोगों की नीड का प्रोडक्ट है। और अब तो सरकार ने, जब 2016 में गाइडलाइंस आई, तो सरकार ने सब कुछ नेट पे आप चेक कर सकते हैं, सरकार ने तो सीधे सीधे से जारी कर दी चीजें कि ऐसे वाले प्रोडक्ट्स ही डायरेक्ट सेलिंग में यूज किए जा सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स को बैन लिस्ट, उसको बैन किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया। वो वाले प्रोडक्ट जो कंपनियां पहले कहती थी कि ये प्रोडक्ट बेस है, लेकिन सरकार की नजर में है नहीं। तो अब जरूर एक आम इंसान को वो जरूर चेक किया जाए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आज आप नहीं बेच सकते हो, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आज आप नहीं बेच सकते हो। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनी चली, तो कुछ ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने एजुकेशन पैकेजेस भी बेचे और बड़ा काम किया। 10-10 साल, 15-15 साल काम कर गई वो कंपनीज। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको पूछा कि ये जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते हैं, इसके साथ लोगों की नीड का, लोगों को घरों की जरूरत का और प्राइस सही रख के आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो उन कंपनीज को भी अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े, क्योंकि वो गलत कंपनीज थी, क्योंकि वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट चल रही थी, इसलिए बंद करने पड़े। अच्छा, इसके साथ एक नई चीज और सुनिए आप। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, आप फील्ड में जाते होंगे, तो बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि इस तरीके का काम चलता नहीं है, कंपनीज भाग जाती है, कंपनीज बंद हो जाती है। यहां पर आपको एक चीज मैं बोल रहा हूं, कोई भी जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जेन्युइन, शर्त ये जेन्युइन, और जेन्युइन की परिभाषा है, जेन्युइन की परिभाषा क्या है कि प्रोडक्ट यूज का हो, प्रोडक्ट सही हो, कंपनसेशन प्लान सही हो, उसमें किसी तरीके का लालच ना हो। अब लालच का क्या मतलब होता है? बहुत सारी कंपनीज आज भी इंडिया में चलती है जो कहती है कि एक बार आ जाइए, उसके बाद इतना सा बिजनेस कर दीजिए, उसके बाद बिजनेस कीजिए या ना कीजिए, आपको हर महीने पैसा दिया जाएगा। कि मान लीजिए आपने 50,000 का बिजनेस कर दिया, 1 लाख का कर दिया है, 2 लाख का है, 10 लाख, जितनी भी उनकी कंडीशन है, उसके बाद आप कुछ मत कीजिए, आपको पैसा दिया जाएगा बिना काम किए हुए। आप भी काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम भी काम नहीं कर रही है, उसके बाद स्टिल आपको पैसा दिया जाएगा। उसे बोला जाता है मनी रोटेशन, उसे बोला जाता है आरओआई प्लान। और इस तरीके के प्लान लीगल नहीं है। तो जहां पर लालच इन्वॉल्व है, जहां पर सेल के ऊपर पैसा नहीं आ रहा, जहां पर कोई चीज सेल नहीं हो रही फिर भी कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो दैट इज लालच। उस तरीके की कंपनीज इंडिया में आज नहीं चल सकती। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंपनीज भाग जाती हैं, कंपनीज बंद होती है। तो समझिए, कोई भी एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताइए जो इंडिया में बंद हुई हो। जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं। आप नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक कंपनी थी जो इंडिया में 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले आई। उनका खुद का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था और वो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल कंपनीज को प्रोडक्ट बनाकर देती थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। इंडिया में उन्होंने 10 साल फेयर बिजनेस किया, और क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और उनको लगा था कि हम डायरेक्ट सेलिंग चला लेंगे, तो उन्होंने 10 साल बिजनेस किया, लोगों को पैसा बांटा, प्रॉपर फेयर तरीके से काम किया। लेकिन उसके बाद 10 साल बाद उनको लगा कि शायद हमारा जो इनएक्सपीरियंस है, हमारी जो नॉलेज है, यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ा प्रोफाइल देखिए, बड़ा प्रोफाइल देखिए, बड़ा प्रोफाइल देखिए। सर, प्रोफाइल का मतलब लोग गलत निकालते हैं। प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि कोई जो मदर कंपनी है या जो पीछे लोग हैं उनकी अपनी 10-15 यूनिट चल रही हो, 10-15 फैक्ट्रीज चल रही हो। प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जो लोग उस कंपनी को चला रहे हैं उनके अंदर नेटवर्क की समझ कितनी है, उनके अंदर नेटवर्क की समझ कितनी है, नेटवर्क का एक्सपीरियंस कितना है, तो ये समझना पड़ेगा। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने 10 साल इंडिया में, लगभग 10 साल काम किया और उसके बाद उन्होंने लीगली एक स्टेटमेंट जारी की, ऑफिशियल नोटिस जारी किया, सरकार को नोटिस दिया कि सर हम नहीं चला पाएंगे, हमने जितने लोगों का पैसा था सब क्लियर कर दिया, एक भी इंसेंटिव पेंडिंग नहीं है, तो अब हमारे हाथ जुड़े सर, क्योंकि हमारा इनएक्सपीरियंस था, हम अपना ही काम संभाल सकते हैं, हम ये नहीं चला पाएंगे, तो अब हम अपने ऑपरेशंस डायरेक्ट सेलिंग में बंद
करना चाहते हैं। मेरी नजर में एक कंपनी जिसने लीगली सब कुछ कमीशन निपटा के, प्रोडक्ट निपटा के सब अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं। अदरवाइज आप एक भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताइए जो इंडिया में बंद हुई हो। जेन्युइन होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो एक चीज समझ लीजिए कि जेन्युइन कंपनीज के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, जिनके पास जेन्युइन कॉम्पनसेशन प्लान है, जो सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। इसके डिफरेंस को हमें समझना पड़ेगा, और अगर हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर सेफ है, हम सही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये वहां से चलते चलते मल्टी लेवल मार्केटिंग से फिर 2000 में इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाने लगा, और फिर जब रूल्स बने, सरकार को समझ आई, तो उन्होंने इसे डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये डायरेक्ट है, कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और सीधा कस्टमर को, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। और आज ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, अभी पीछे एक न्यूज भी वायरल हुई थी कि एलोन मस्क साहब भी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल उन्होंने यूज किया। वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि सीधा कस्टमर को, बीच का चैनल काट के उन्होंने सीधा कस्टमर्स को डिलीवर किए अपने प्रोडक्ट्स। तो इसलिए आज हम इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। और आज का जो हमारे पास जो तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वो बहुत हिला देने वाले हैं। जो यूनिवर्सिटीज पढ़ा रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज कोर्सेज करवा रही हैं, जो जितनी वीमेन इंक्लूडेड है इसमें इन्वॉल्व है, वो बहुत ज्यादा, वो जो डेटा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो वहां से चलते चलते फिर नेटवर्क मार्केटिंग और फिर डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इसे जाना जाने लगा। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना पड़ेगा कि हम एक कंपनी में तो आ गए, हमें एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसका हमें रिजल्ट आया, और रिजल्ट हमने उसका लिया, और हमें लगा कि हमें इसे काम करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, हमने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या प्रोडक्ट यूज करके, क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, क्या प्रोडक्ट प्रमोट करके ये सफलता की गारंटी हो जाएगी कि हम सफल होए? मैं नए लोगों को बता रहा हूँ, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सफलता की गारंटी नहीं है कि हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट लोगों को बता रहे हैं। देखिए, बेचने से आप अमीर होने वाले नहीं है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बेचना एक पार्ट है, एक पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन उसके साथ, बेचने के साथ अपनी टीम बनाना, टीम को चलाना, टीम को सिखाना, टीम को मल्टीप्लाई करना, टीम को टिकाना, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, ये सारी अलग अलग बातें हैं। और ये बातें सिखाने के लिए कोई आपके साथ होना चाहिए, आपके पीछे कोई खड़ा होना चाहिए जो आपको ये बातें सिखाए, जो आपको एजुकेट करे इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री के तौर तरीकों के बारे में, इस इंडस्ट्री को कैसे किया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है, इसे कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। अब क्योंकि ये एक अपलाइन जो हमारी रहती है, वो अपलाइन हमें सिखाती है, ये एक इंडस्ट्री का बाय डिफॉल्ट एक नेचर है, एक पार्ट है कि हम किसी ना किसी के साथ, कोई ना कोई हमें स्पॉन्सर करता है, वो हमें सिखाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो वही सिखा सकता है जितनी उसे नॉलेज है। वो आपसे अगर 6 महीने पहले आया तो वो 6 महीने की नॉलेज को लेकर बैठा है। क्या वो 6 महीने की नॉलेज काफी होगी? हो सकता है वो जो आपको बात बता रहा है, उसकी अपलाइन ने उसको 100% बात बताई हो, उसके बाद वो आपको 50% बता पा रहा हो, और उसके बाद आप 10% ही कन्वे कर पा रहे हो अपनी टीम्स को। तो इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक सिस्टम जो एक तरीके से चले, ऊपर से शुरू हो, नीचे तक वही बात फॉलो हो, जैसे देश का कानून चलता है कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी कानून को फॉलो करते हैं और आम नागरिक भी उसी कानून को फॉलो करता है। तो एक सिस्टम का, क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो पता किसे है? वो सिस्टम के मास्टर को पता है। मास्टर कौन? जिसने अपने 10, 15, 20, 25 साल एक इंडस्ट्री में खपा दिए। मास्टर वो जो एक बार फ्लूक से सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि तुक्के से सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने जहां जहां काम किया वहां वहां सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसे प्रिंसिपल समझ में आ गए डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के। अब वो मास्टर को हमने पकड़ा, और मास्टर सिखा रहा है, मास्टर ने उस सिस्टम को निर्माण किया। अब हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उस सिस्टम को पकड़ लें। हमें जो चीजें ऊपर से बताई जा रही हैं वो एज इट इज 100% हम उन चीजों को मान लें। इसलिए एक सिस्टम का होना जरूरी है, और मैं नए लोगों को कह रहा हूं कि इसलिए टीजीएस का निर्माण किया गया, एक सिस्टम बनाया गया, ताकि हर जगह जहां पर अपलाइन नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर साइन हुआ हो, वहां अपलाइन नहीं पहुंच सकती, तो वहां टीजीएस का सिस्टम पहुंचे, और वहां टीजीएस का जूम सेशन पहुंचे, वहां टीजीएस की अपडेशन पहुंचे, नॉलेज पहुंचे। तो इस वजह से एक सिस्टम का होना जरूरी है। अब इसमें एक चीज वाली है
कुछ लोग शायद मेरी बात को बुरा मानेंगे, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बुरा ना माने, क्योंकि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो अपनी टीम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। सर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षा है, और अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में कृपया करके जो लोग सामने आए हैं उनका भविष्य खराब मत कीजिए। ऑपरेशन उसी डॉक्टर को करने दीजिए जिस डॉक्टर को नॉलेज है, जिस डॉक्टर को तजुर्बा है। सिर्फ इस बात में कि अब मैं हो गया हूं ऑपरेशन करने के लायक, चल मैं करके देखता हूं, सिर्फ इसके चक्कर में आप अपनी टीम्स के फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिए। सर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग कुछ नाम रख के अपनी टीम्स को प्रमोट करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। आप नाम कुछ भी रखिए, रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम को प्रमोट कीजिए, उस सिस्टम आपको ऊपर से बढ़ जा रहा है। तुम्हें हमारा तो फायदा हो जाएगा, हमारी ईगो सेटिस्फाई होगी। जो नए बचे हैं, जो नए लोग हैं, जिनको नहीं ए जैसे लिखना चाहिए, ए ऐसे नहीं लिखा जाता, ए की लिखा जाता है, बी की तरीके से लिखा जाता है, वो बेचारे बी को ए समझ लेंगे, उनको तो कुछ नहीं पता। लेकिन उसमें हमारी भाई तो हो जाएगी, क्या हम लिख रहे हैं, लेकिन क्या सही नॉलेज पहुंचेगी, क्या उन तक नहीं पहुंच पाई, और इस रिस्पांसिबिलिटी की ओर है, ये रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर है। तो जितने भी लोग इस बात को सुने, मैं चाहूंगा कि इसीलिए सिस्टम का निर्माण किया गया, इसीलिए हर रोज जूम सेशन होते हैं, इसलिए हर रोज ये दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, गाइडलाइन जारी की जाती है कि किस तरीके से काम करना है, क्या प्रमोट करना है, किसे प्रमोट करना है, इवेंट क्यों प्रमोट करना है, इवेंट में क्यों आना है, वहां पर बड़े बड़े अचीवर से क्यों मिलना है, इसलिए सारी बातें बताई जाती है। आप समझ लीजिए सर, एक चीज समझ लीजिए कि ना, सिस्टम बड़ा होना चाहिए, बड़ा। हम हमेशा छोटी चीजें बड़ों में जाकर मिल जाती, और बड़े जो होते हैं, बड़े वो हमेशा छोटों का वेट उठाते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये जो पृथ्वी है इसने वेट उठा रखा है हमारा, क्योंकि बड़ी है। पृथ्वी ने हमेशा अपने ऊपर धूल को धारण किया। पर्वत पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं, वो छोटी जो घास होती है वो धारण करके रखती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बॉम्बे दिल्ली कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग में छोटे छोटे लोग रहते हैं। मतलब लोग बड़े की बिल्डिंग बड़ी, बिल्डिंग बड़ी। तो कहने का मतलब, अच्छा समंदर बड़े की किश्तियां बड़ी, कि शिप बड़े, समंदर बड़ा। तो बड़ी चीजों ने छोटों को धारण किया है, और ये उनकी महानता भी है कि वो ये एहसास नहीं होने देते कि तुम छोटे हो। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो बड़ा सिस्टम है, और इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, स्पेशली मेंशन करूंगा कि सर एक छोटे सिस्टम का बड़ा हिस्सा बनने से लाख गुना बेटर है कि एक बड़े सिस्टम का एक छोटा हिस्सा बन जाए। एक छोटे सिस्टम का बड़ा हिस्सा बनने से लाख गुना बेटर है कि एक बड़े सिस्टम का छोटा हिस्सा बन जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस ऑफ अचीवमेंट, बड़े इन द सेंस ऑफ तजुर्बा, बड़े इन द सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने जिंदगी के झटके खा लिए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बड़े पास से देख लिया, जो सब जानते हैं, जिनको सब पता है कि कब क्या कैसे होगा, वो सब जानते हैं। तो कृपया करके उनको फॉलो किया जाए, उसमें हमारा ही भला होगा, उसमें हमारे लोगों का ही भला होगा। तो हमें चुपचाप उस चीज को फॉलो करना है। और एक चीज, जो नए लोग हैं, देखिए नए लोगों के साथ समस्या ये रहती है, नए लोग क्यों बिजनेस को छोड़ देते हैं। अक्सर लोग मेरे से ये बात पूछते हैं कि सर नए लोग बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं, ज्यादा लोग बिल्ड क्यों नहीं करते। तो मैं उनको बोलता हूँ ये इसी वजह से बिल्ड नहीं करते क्योंकि तुम्हारी वजह से। तुम जब नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हो तो कुछ ऐसी बातें समझा देते हो, ऐसी बातें दिखा देते हो जो परसेप्शन तो हो सकती है लेकिन रियलिटी नहीं होती। यानी कि जो एक मान्यता तो हो सकती है लेकिन वास्तविकता नहीं होती। एक नया इंसान एक व्यक्ति को सुनता है जो 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, और वो लीडर, उसे लगता है कि अगर इसने एक साल में 10 लाख रुपए कमा लिए तो मैं भी 10 लाख रुपए एक साल में कमाऊंगा। वो ये नहीं देखता कि उसने किन परिस्थितियों में काम किया, किसकी गाइडेंस में काम किया, उसका पहला तजुर्बा क्या था, वो ये नहीं देखता। और वो ये मान लेता है कि अगले 3 महीने में मुझे भी 2-4-5 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं होता। एक नए व्यक्ति को, जो फ्रेशर है, जिसने अभी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया है, मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं उसे बोलता हूं कि कम से कम 3 साल लगते हैं 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की मंथली रेगुलर इनकम पे पहुंचने के लिए, और इससे ज्यादा पहुंचना है तो 5 साल फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को देने पड़ेंगे। लेकिन अब आपसे सवाल है, मैं कहता हूं 3-4 साल में भी 1-2 लाख रुपए महीने के पहुंचे हो तो क्या ये कम है? हमारी जिंदगी निकल गई सर नौकरी करने में 10, 15, 20, 25 हजार रुपए में। मेरी मदर ने 40 साल जॉब करी, 40 साल जॉब करने के बाद 60-70 हजार रुपए में रिटायर हो गए, और यहाँ पर अगर 3-4 साल मेहनत करके 1-2 लाख रुपए महीने के रेगुलर आते हैं कि उसके बाद हमें अब आते रहेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं रही, तो क्या कम है ये?
क्या कम है? अगर कम लगता है तो फिर ज्यादा मेहनत बढ़ाते हैं ना, फिर 5 साल देते हैं इंडस्ट्री को, फिर 10 साल देते हैं इंडस्ट्री को, तो फिर करोड़ों रुपए भी आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हैं, अगर आप दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखकर आए हैं और आपको लगता है कि अगले 6 महीने में मुझे 2-4-5 लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे, तो आप गलत धारणा लेकर आए हैं। और कोई नुकसान नहीं करेगा आपका, आपका नुकसान आपकी गलत धारणा करेगी, आपकी गलत मान्यता करेगी, जो आपने गलत चीजों को समझ लिया। ऐसा है नहीं, ऐसा आपको समझाया नहीं गया था, लेकिन आपने समझ लिया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप कृपया करके इंडस्ट्री को समझें। ये अपने आप में शॉर्टकट है सर, 3-4 साल 5 साल जिंदगी का शॉर्टकट है। 5 साल लगा कर भी आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीने के आने लग जाएंगे, अब आने बंद नहीं होंगे, तो वो भी एक छोटी डील नहीं है, बहुत बड़ी डील है। तो लालच नहीं करना है, हमें इंडस्ट्री को समझना है। दिस इज ए करियर, ये एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन को समझना है। प्रोफेशन के अपने कायदे, अपने कानून। जाकर देखिए मार्केट में 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, रात दिन एक करते हैं, तब जाके 1-2 लाख रुपए महीने के आते हैं। तो यहाँ 3 से 5 साल में आते हैं तो क्या कम है? लेकिन सीख के करना है, इसको प्रोफेशन समझ के करना है, सही विधि से करना है। मेरी एक लाइन नोटिस कीजिएगा, गलत तरीके से कर रहे हैं तो 2 साल भी कर लीजिए, 5 साल भी कर लीजिए, रिजल्ट जीरो होगा, रिजल्ट जीरो होगा। सही तरीके से करेंगे तो ही रिजल्ट है। मेहनत से रिजल्ट नहीं आएगा सर, सही मेहनत से रिजल्ट आएगा। जो लोग आपको कहते हैं लगे रहे लगे रहे लगे रहे, लगना है लेकिन लगन से लगना है, लगना है लेकिन सही तरीके से, सही गाइडलाइंस में, सही एजुकेशन में लगना है। उस तरीके से अगर लगेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए। तो इसमें हमें एक चीज समझनी है कि हमारी परसेप्शन, हम क्या लेकर आए हैं, क्या सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने में इंडस्ट्री से हमें क्या मिलेगा, अगले 6 महीने में क्या मिलेगा, 1 साल में क्या मिलेगा। आप सबसे पहले तो ये समझना शुरू कीजिए कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होना शुरू हो। 1 साल में, 1 साल में 20-30-40 हजार रुपए भी रेगुलर आने लग गए तो वो छोटी बात नहीं होती सर। एक साइड इनकम जनरेट होगी, एक अदर इनकम सोर्स जनरेट हो गया आपका। तो आपने सोचना क्या है, आप सोच क्या रहे हैं, उसके ऊपर आपका टिकना ना टिकना डिपेंड करता है। अगर आपने अपने तरीके से, अपने दिमाग से गलत गलत ख्याल बना लिए हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये रातों रात आप कोई जादू की झड़ी नहीं घूम जाएगी कि रातों रात आप लाख रुपए कमा लें। तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लूंगा मैं, वो है कि फेथ क्या है सर हमारा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग को तो समझ रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर हम फेथ कर रहे हैं। अब ये जो फेथ का सवाल है ना, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा, आपके सामने नहीं हूं, क्योंकि अपने आप से पूछिए कि क्या हम, देखिए हम जॉब पे फेथ करते हैं इसलिए जॉब करते हैं। हमें पता है कि हम नौकरी पे करने जा रहे हैं तो हर महीने हमें सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, वो बाय डिफॉल्ट फिट हो चुका है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता सर। डायरेक्ट सेलिंग में हम काम भी करते रहते हैं और डरते भी रहते हैं, कुछ बनेगा नहीं बनेगा, आएगा नहीं आएगा, मैं टाइम तो दे रहा हूँ, मैं एनर्जी तो दे रहा हूँ, मैं मेरा खर्चा तो हो रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम को सीखने में थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है, थोड़ा बहुत टाइम भी जाता है, थोड़ी बहुत एनर्जी भी जाती है। जैसे 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 आपका सीखना इंक्रीज होता जाएगा, वैसे 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 आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन वही है कि आप तो कुछ भी सीख लेंगे और उसे कहेंगे कि मैंने सीखा है। तो समझना यह है कि सही चीज ही सीखनी है, सही सिस्टम से ही चलना है, सही सिस्टम से ही काम करेंगे तो ही सही चीजें सीख पाएंगे। तो अगर आप सही चीजें सीख रहे हैं तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आपकी अचीवमेंट, आपकी इनकम ग्रो होती चली जाएगी। तो ये चीज हमें समझनी है। अब फेथ डायरेक्ट सेलिंग पे रखना है और फेथ उस सिस्टम पे जनरेट करना है जिस सिस्टम के मार्गदर्शन में आप काम कर रहे हैं सर। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोग ये तो पूछते हैं कि सर हमारी अचीवमेंट क्यों नहीं हो रही, हम आगे ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। सवाल अपने आप से आता है कि जो सिखाया जा रहा है उस पर फेथ है, जो कहा जा रहा है करने के लिए उस पर फेथ है, कि आप 100% अपना दे रहे हैं उसको करने के लिए। कल 20 तारीख को टीजीएस की एनिवर्सरी है और हम दिल्ली में टीजीएस की एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। टीजीएस क्यों आया, टीजीएस क्या करेगा, ये मैं कल बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसको प्रमोट करने में, आप जिस भी कोने में बैठे हैं इंडिया के,
आपने क्या कल के प्रोग्राम को प्रमोट करने में जोर लगा दिया, अपना 100% दे दिया? सच्चे दिल से अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप को बताइए, अगर आप कहते हैं हम सिस्टम से चलते हैं, तो आपने क्या 100% जोर लगाया कल के प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए? क्या आप जितना जोर किसी और इवेंट को प्रमोट करने के लिए लगाते हैं, क्या उससे ज्यादा जोर आपने कल के इवेंट को प्रमोट करने के लिए लगाया? क्या आप दिल्ली पहुंच रहे हैं? क्या कल आपकी टीम्स दिल्ली पहुंच रही हैं? और अगर इसका जवाब कहीं ना कहीं ये आता है कि हमने उतना जोर नहीं लगाया जितना लगाना चाहिए था, तो सवाल आज खुद से करना पड़ेगा कि फेथ अगर हमारे अंदर नहीं है सिस्टम को लेके, तो हम डिलीवर क्या करेंगे सर? हम किसी को कन्विंस तब कर सकते हैं जब हम खुद कन्विंस हैं। अगर हम खुद उस सिस्टम से, खुद एजुकेशन सिस्टम से कन्विंस नहीं है, तो सामने वाले को क्या कन्विंस करेंगे? कितना जोर हमने लगा दिया, कितनी कोशिश हमने कर दी कि हम एक एक व्यक्ति को कल दिल्ली प्रोग्राम में पहुंचाएं। क्वेश्चन नहीं करना कि उससे क्या होगा, क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन नहीं करना, वो तो उसी को समर्पण कहते हैं, उसी को मानना कहते हैं, उसी को यकीन कहते हैं, उसी को फेथ कहते हैं। वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता। एक बार कर लिया जाता है, उसके बाद बार बार उसे रीचेक नहीं किया जाता। एक बार माँ को माँ मान लिया जाता है, बार बार रीचेक नहीं किया जाता कि मेरी माँ है भी है कि नहीं, है भी है कि नहीं। तो फेथ मींस कि एक बार कर लिया तो कर लिया। तो आपको ये समझना है कि आपने अपना 100% दे दिया कि कल के प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए। आपका दायित्व ये बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। अच्छा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक एक व्यक्ति को वहां पर पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि हम वो उसे एजुकेशन नहीं दे सकते जो एजुकेशन उसे ऊपर से मिलने वाली है। ये हमें मानना पड़ेगा, और इस बात को मान के हम फायदे में ही रहने वाले हैं सर। बड़े लोगों का काम वैसे भी होता है झुक जाना, बड़े लोगों का काम वैसे भी होता है झुक जाना, अपनी गलती को, अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेना। तो इसमें क्या है, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, सब मिल के आगे बढ़ेंगे, सबको लोगों को ले लेकर आगे जाएंगे हम। और उसके लिए हमें उनको सिस्टम के साथ प्लग इन करना पड़ेगा। और कल का प्रोग्राम मेरे को अभी मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ कल की तैयारियों के लिए, और कल का प्रोग्राम बहुत धूमधाम से हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल टीजीएस की पहली एनिवर्सरी है, हमारे सिस्टम की पहली एनिवर्सरी है, और कल 10:30 बजे का समय है। तो आप आएंगे जब, तो आपके पास जो ऑलरेडी पासिस हैं वो पासिस आपके बदल दिए जाएंगे दूसरे पासिस से। आप अपने सीनियर से कंसल्ट वहां करेंगे और आपको नए पासिस दे दिए जाएंगे, और उसके साथ आपको कूपन्स भी दे दिए जाएंगे साथ में। जो भी आपके खाने के लिए रहेगा वो सब आपने कलेक्ट कर लेना है। और 10:30 बजे का टाइम है, और 10:30 बजे के बाद हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। शाम को 4-5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, और कल के बाद हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, एक नई रेवोल्यूशन। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम एक नई रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री में। और एक चीज आपको लास्ट में मैं बोलूंगा, और उस बात को बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सर, हम जो करने निकले हैं, टीजीएस जो करने निकला है, ये डायरेक्ट सेलिंग की परसेप्शन को बदल के रख देगा, ये डायरेक्ट सेलिंग की रेशो को बदल के रख देगा। ये जो क्विटिंग रेशो है ना, ये जो रेशो बनी हुई है कि इतने % लोग सक्सेस होते हैं, इतने % लोग नहीं सक्सेस हो पाते, क्विट करते हैं, उस रेशो को बदल के रख देंगे सर हम। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अभी शुरू होना बाकी है। आप जस्ट बने रहें, आप टिके रहें, आप लगे रहें। आपको टीजीएस वो चीजें दिखाएगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की, जो आपने कभी होते हुए देखा नहीं होगा। वो चीजें टीजीएस आपको करके दिखाएगा। कल एक झलक आपको मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम सब इकट्ठा होने वाले हैं, और हम बहुत धूमधाम से हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी को, हमारे सिस्टम की, मेरे लिए सिस्टम सबसे ऊपर है, मेरे लिए सिस्टम सबसे पहले है। मैं सबसे पहले सिस्टम के लिए झुकूंगा, क्योंकि वही सिस्टम बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाने वाला है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सुना, और उम्मीद करता हूं कि कल हम वहां पर इकट्ठे होने वाले हैं दिल्ली, और उसके बाद मिलकर एक नया